दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर के एक विषय कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट एजी 508 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं और यह मैराथन क्लास होने वाला है। ठीक है, मैराथन क्लास में मैं वो क्वेश्चन को कराता हूँ जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ, जो मैंने पीछे बता दिया है। तो उन सभी क्वेश्चन को मैं एक ही साथ एक ही वीडियो में बताता हूँ, तो मैं उसको मैराथन क्लास के नाम से बताता हूँ आप लोग को। तो मैराथन क्लास आप लोग बहुत लोग कमेंट कर रहे थे, तो इसलिए मैराथन क्लास आज पहले बन जाएगा, इसके बाद आप लोगों का और भी जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा। तो चलिए देखते बिना देरी किए पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है संचार की अवधारणा और परिभाषा लिखे। ठीक है, संचार शब्द जो है इसका अर्थ एवं अवधारणा और परिभाषा लिखना है। तो चलिए देखते हैं। कम्युनिकेशन, संचार को अंग्रेजी में बोलते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जहाँ कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब होता है व्यक्तित्व का विकास। ठीक है, तो संचार का जो संचार शब्द है, इस शब्द की उत्पत्ति मतलब अर्थ लिखना और परिभाषा लिखना है। तो कम्युनिकेशन शब्द जो है वह लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से बना है। लैटिन भाषा के शब्द किससे बना है? कम्युनिस्ट से बना है। लैटिन भाषा का एक शब्द है कम्युनिस्ट, इसी से बना है क्या? कम्युनिकेशन शब्द या संचार शब्द। तो संचार शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस्ट से हुआ है, जो तात्पर्य जिसका तात्पर्य होता है या जो प्रदर्शित करता है कि जब हम आपस में एक दूसरे से बात करने की कोशिश करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना आवश्यक होता है कि हमारा व्यवहार समान रहे। जैसे दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन हमें यह बताता है कि जब हम दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि आप बहुत स्लो बोल रहे हैं, वह बहुत तेज बोल रहे हैं, या वह बहुत तेज बोल रहे हैं, आप एकदम आक्रोश में बहुत तेज बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए कम्युनिकेशन का मतलब यही होता है सामान्य। ठीक है, कम्युनिकेशन शब्द लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस्ट से बना है, जिसका अर्थ होता है सामान्य, जो प्रदर्शित करता है कि जब हम आपस में एक दूसरे से बात करने की कोशिश करते हैं तो यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो व्यवहार वह समान रहे। इसकी परिभाषा देखते हैं। तो संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने विचारों एवं भावनाओं को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। संचार वह प्रक्रिया है, संचार वह माध्यम है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को कोई दूसरा व्यक्ति उसके तक वहां तक पहुंचा देता है। जैसे मैं आप लोगों तक अपने विचारों को, अपने भावनाओं को पहुंचा रहा हूं और आप लोग हमारे विचारों को, भावनाओं को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो यह क्या है? यह भी एक प्रकार का कम्युनिकेशन है। ठीक है, कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने विचारों एवं भावनाओं को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। आगे देखते हैं। संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथा विचारों, सम्मति तथा भावनाओं का विनिमय है। संचार जो है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य विचारों, सम्मतियों और भावनाओं का विनिमय। मतलब यह है कि संचार जो होता है वो उसमें दो व्यक्ति कम से कम चाहिए, ऐसा नहीं कि अकेले संचार हो सकता है। तो इसका लिमिटेशन है कि संचार अकेले नहीं हो सकता है, संचार के लिए कम से कम दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य विचारों, सम्मति और भावना का विनिमय है। आगे देखते हैं इसकी परिभाषा। तो चेरी के अनुसार, चेरी ने क्या बताया है? चेरी ने बताया कि संचार उत्प्रेरक का आदान प्रदान है। ठीक है, संचार जो होता है वह उत्प्रेरक का आदान प्रदान होता है। उसके बाद सेनन आए तो उन्होंने बताया कि यह मस्तिष्क का दूसरे मस्तिष्क पर प्रभाव है। सेनन ने बताया कि संचार जो होता है एक मस्तिष्क का दूसरे मस्तिष्क पर प्रभाव होता है। मतलब मेरा जो मस्तिष्क है, मेरा जो दिमाग है, मैं अपने मस्तिष्क से, अपने दिमाग से आप लोगों दिमाग पर क्या प्रभाव डाल रहा हूँ, तो वह क्या हुआ? कम्युनिकेशन है। देखिए एग्जाम पूछता है सैनन और बीबर के आधार, बीबर का संचार परिभाषा बताइए। ठीक है, के आधार पर संचार के वो परिभाषित कीजिए। तो याद रखिएगा, सैनन ने बताया कि संचार जो होता है एक मस्तिष्क का दूसरे मस्तिष्क पर प्रभाव है। उसका मिलन ने क्या बताया? मिलन ने बताया संचार प्रशासनिक संगठन की जीवन रेखा है। संचार जो है वह क्या है? प्रशासनिक संगठन की जीवन रेखा है। इसके बाद बीबर आए, बीबर ने बताया कि वे सभी तरीके जिनके द्वारा एक मानव दूसरे को प्रभावित करता है वो संचार है। वह कोई भी तरीका हो जिसके द्वारा एक मानव दूसरे मानव को प्रभावित करता है वो संचार है। आज के समय में बहुत सारे देखने को मिलते हैं, फोन में देख के मूवी देख रहे हैं, आपके ऊपर क्या कोई प्रभाव डाला है तो वह क्या संचार हो गया। मतलब क्या है कि बीबर के अनुसार वह तरीका जिसके द्वारा एक मानव दूसरे को प्रभावित करता है वह क्या? वह संचार है। विल्बर आए, विल्बर ने बताया कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो स्रोत से श्रोता तक संदेश को पहुंचाता है, जो स्रोत से श्रोता तक क्या करता है? संदेश को पहुंचाता है। तो यह था संचार। आगे देखेंगे इसका कॉन्सेप्ट। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है? तो मनुष्य जो होता है एक सामाजिक प्राणी है
और संचार करना उसकी प्रकृति है, क्योंकि मनुष्य बिना बोले तो कोई रह नहीं पाएगा और बोलेगा तो संचार होगा। तो यही बोला है कि मनुष्य जो होता है एक सामाजिक प्राणी है और संचार करना उसकी प्रकृति है, उसका नेचर है। अपने भाव और विचारों का आदान प्रदान करना उसकी जन्मजात प्रकृति है। ऐसा माना जाता है कि मानव के अस्तित्व के साथ ही संचार की आवश्यकता का अनुभव हो गया था। ऐसा तो संभव था ही, क्योंकि जब मनुष्य पृथ्वी पर आए मतलब जीवन संभव हुआ, तभी से संचार जो है वो शुरू हो गया है। इनका कहने का मतलब है, इसका कॉन्सेप्ट है, जो कि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता हो गया। संचार किसी भी समाज के लिए अति आवश्यक होता है। जो स्थान शरीर के लिए भोजन का है, वही समाज में व्यवस्था में संचार का है। ठीक है, जो स्थान शरीर में हमारे भोजन का है, वही स्थान समाज में इसका है, संचार का है। ठीक है, बहुत बड़ी बात बोली गई है, याद रखिएगा, की पॉइंट इसको आप लोग जरूर लिखिएगा वहाँ पे। जो बात या मानव सॉरी जो स्थान शरीर के लिए भोजन का है, वही स्थान समाज की व्यवस्था में संचार का है। ठीक है, मानव का शारीरिक एवं मानसिक विकास पूरी तरह से संचार प्रक्रिया से जुड़ा रहता है। आप जब बचपन में मतलब कोई पैदा होता है, कोई बच्चा, तभी से उसको बताया जाता है, कुछ बोलना सिखाया जाता है, कुछ करना सिखाया जाता है, किसके माध्यम से? संचार के माध्यम से सिखाया जाता है। जन्म से मृत्यु तक मनुष्य एक दूसरे से संचार करता रहता है, बातचीत के माध्यम से, संबंधों के माध्यम से एक दूसरे को जानता है, समझता है, परिपक्व होता है। संचार को मानव संबंधों का नींव कहा जाता है। समाज वैज्ञानिकों का मानना है कि किसी भी परिवार, समूह, समुदाय तथा समाज में यदि मनुष्य के बीच परस्पर वार्तालाप बंद हो जाए तो सामाजिक विघटन की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी और मानसिक विकृतियां जन्म ले लगेंगी। देखते होंगे कुछ लोग गांव में ऐसे होंगे जो किसी से बोलते ही नहीं है, वो पागल हो जाते हैं। ये सब इसीलिए होता है, जब संचार नहीं करेंगे, किसी से बोलेंगे नहीं, किसी से बात नहीं करेंगे, तो उसकी वजह से ऐसा सब होता है। चलिए देखते हैं, यही था इसका कॉन्सेप्ट। आगे देखेंगे संचार कौशल की परिभाषा। बस संचार कौशल क्या होता है उसकी परिभाषा देखेंगे। अभी हमने सिर्फ संचार देखा था, संचार कौशल अलग है। ठीक है, तो संचार कौशल वह कला है जिसमें कि एक व्यक्ति अपनी बात दूसरे व्यक्ति तक मौखिक, लिखित, पिक्चर, इशारा आदि किसी भी माध्यम से प्रभावी ढंग से पहुंचाता है। संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल वह प्रक्रिया है जिसमें कोई भी व्यक्ति या मनुष्य अपनी बातों को दूसरे तक मौखिक, लिखित, पिक्चर, इशारा आदि के माध्यम से प्रभावी ढंग से पहुंचाता है। तो मैं कौन सा संचार कर रहा हूँ, मैं कौन सा संचार कर रहा हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे सार लेखन। तो सार लेखन में किसी विस्तृत विषय वस्तु या अंश के मूल भावों को कम से कम शब्दों और वाक्यों में लिखा जा सकता है। सार लेखन की आवश्यकता वाणिज्य, पत्रकारिता, शिक्षा आदि के क्षेत्रों में पड़ती है। आगे देखेंगे विस्तार से इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है मौखिक एवं गैर मौखिक संचार के बीच अंतर। मौखिक संचार क्या होता है और गैर मौखिक संचार क्या होता है, इनके बीच अंतर बताना है। तो वर्बल कम्युनिकेशन वह कम्युनिकेशन होता है जिसमें विचार और भाषा का उपयोग होता है। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन में बोला जाता है, भाषा का यूज किया जाता है। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में भाषा के बिना भी संवाद होता है। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन में भाषा का प्रयोग होता है और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में भाषा का प्रयोग नहीं होता है। आगे देखेंगे वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में अंतर। तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, तो वर्बल कम्युनिकेशन में शब्दों का उपयोग करते हैं ताकि हम अपने विचार और भावनाओं को साझा कर सकें। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन में शब्दों का उपयोग किया जाता है ताकि अपने विचार और भावनाओं को समझा जा सके, साझा किया जा सके। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है, इसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि चेहरे का भाव, शरीर की भाषा, हस्तक्षेप, आंखों की गतिविधि से सही अर्थ निकालते हैं। मतलब बिना बोले और किसी भी माध्यम से अपना कम्युनिकेशन करते हैं, उसको बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, दूसरा पॉइंट, तो इसमें शब्दों का सीधा अर्थ होता है और व्यक्ति को विचारों को सही ढंग से समझने में मदद मिलता है। जब हम डायरेक्ट किसी चीज़ को बोल देंगे तो उससे आसानी से समझ में आ जाएगा। अब यही चीज़ इशारे में बोलेंगे तो जल्दी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो वर्बल कम्युनिकेशन बोलता है कि जब सीधा शब्दों का अर्थ बता दिया जाता है तो व्यक्ति को समझने में आसानी होती है। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलता है कि इसमें हम व्यक्ति के भावनाओं, मानसिक स्थिति या उसके अवस्थान के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। आगे देखते हैं, इसमें लिखित रूप में ईमेल, पत्र, रिपोर्ट या उच्चारित रूप में बोली जानी भाषा हो सकती है। ठीक है, जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है इसमें लिखित रूप में ईमेल हो सकता है, पत्र हो सकता है, रिपोर्ट हो सकता है या उच्चारित रूप में बोली जाने वाली कोई भी भाषा हो सकती है। और जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है इसमें चेहरे की मुस्कान, आंखों की चमक, हाथों की गतिविधि, शरीर की भाषा आदि के रूपों में कम्युनिकेशन होता है। ठीक है,
तो यह था कम्युनिकेशन क्या होता है, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में अंतर, जो कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है नवाचार का क्या उद्देश्य है। ठीक है, नवाचार का क्या उद्देश्य है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ इनोवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो इनोवेशन का अर्थ होता है नई खोज, नई पद्धति, नई बात, नई प्रक्रिया या किसी काम को करने के लिए कोई नया तरीका या इजाजत करते हैं, उसे इनोवेशन कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या समझिएगा, आपने क्या किया कि किसी चीज की खोज कर दी, ठीक है, तो वह क्या हो गया, वह एक इनोवेशन है। क्या है, इनोवेशन है। आप पढ़ाने का एक कोई नया तरीका खोज लिए, वह भी क्या है, एक इनोवेशन। आपने पढ़ने का कोई एक नया तरीका खोज लिया, वह भी क्या, इनोवेशन है। मतलब इनोवेशन वो होता है जिसमें कोई नई खोज की जाती है, कोई नई पद्धति अपनाई जाती है, कोई नई बात की जाती है या नई प्रक्रिया या किसी काम को करने के लिए कोई नया तरीका खोजते हैं या उसका इजाजत लेते हैं, उसको बोलते हैं इनोवेशन। ठीक है, तो इनोवेशन क्या होता है समझ में आ रहा है आप लोगों को। इनोवेशन का अर्थ होता है नई खोज, नई पद्धति, नई बात, नई प्रक्रिया या किसी काम को करने के लिए कोई नया तरीका। मतलब जब हम कोई नया काम करते हैं, नया तरीका खोजते हैं किसी चीज का, किसी चीज के लिए, या नई पद्धति को अपनाते हैं या नई बात करते हैं, उसको बोलते हैं इनोवेशन। आगे देख सकते हैं इसका अर्थ क्या होता है। इनोवेशन का अर्थ होता है बदलाव यानी परिवर्तन होना। इनोवेशन का तात्पर्य होता है बदलाव। आज क्या है, जैसे मैं मान लीजिए इस टाइम फोन से वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं कुछ टाइम बाद लैपटॉप से वीडियो बनाऊंगा, तो वो अभी मेरे लिए एक इनोवेशन होगा। क्या होगा, इनोवेशन होगा, मतलब कुछ मैंने बदलाव किया ना। इनोवेशन का मतलब यही होता है कि नई प्रक्रिया, काम करने का नया तरीका, नई बात, नई प्रक्रिया, नई खोज। आगे देखते हैं इसी में इसकी विशेषता क्या है इनोवेशन की। तो नवाचार किसी भी चीज में परिवर्तन लाता है। जो इनोवेशन होता है यह किसी भी चीज में परिवर्तन ला सकता है। इनोवेशन एक ऐसा विचार है जिसमें कुछ नया किया जाता है। इनोवेशन एक ऐसा विचार होता है जिसमें कुछ नया किया जाता है। इनोवेशन के बाद किसी वस्तु में नई विशेषता पाई जाती है। कोई वस्तु जैसे है उसका इनोवेशन किया गया है तो उसमें कुछ नई विशेषता जरूर पाई जाएगी। ठीक है, जब क्योंकि उसमें बदलाव होगा तो कोई नई विशेषता आएगी। और नवाचार का प्रयोग चीजों में सुधार लाने के लिए भी किया जाता है। नवाचार जो होता है इनोवेशन, इसका प्रयोग किसी चीज में सुधार लाने के लिए भी किया जाता है। इसका उद्देश्य देखेंगे तो इसका उद्देश्य सॉल्विंग प्रॉब्लम, पहला उद्देश्य इसका है सॉल्विंग प्रॉब्लम, मतलब किसी भी समस्या के समाधान के लिए वहां पर नवाचार का यूज किया जाता है। तो नवाचार का उद्देश्य विभिन्न समस्याओं का समाधान करना है जो व्यक्तियों, समुदायों या समृद्धि की दिशा में समस्याएं पेश करते हैं। ठीक है, नवाचार का उद्देश्य विभिन्न समस्याओं का समाधान करना है जो व्यक्तियों, समुदायों या समृद्धि की दिशा में समस्याएं पेश करती हैं। इसमें चुनौतियों को रचनात्मक और प्रभावी समाधान ढूंढना, जीवन को आपस और अधिक कुशल बनाना शामिल होता है। ठीक है, जीवन को आपस में अधिक कुशल बनाना शामिल होता है। आगे देखेंगे इम्प्रूविंग स्किल। ठीक है, अपनी जो इम्प्रूविंग इफिशियंसी क्षमता है, उसकी क्षमता को अपनी बढ़ाना। तो नवाचार का उद्देश्य नए और सुधारित प्रक्रियाओं, तकनीकों या प्रणालियों को पेश करके उसकी कुशलता को बढ़ाना है। इसमें कुशलता में वृद्धि होती है और संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग होता है। ठीक है, आगे प्रोमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। तो नवाचार आर्थिक विकास का एक प्रमुख कुंजी होता है। नवाचार जो होता है इनोवेशन, वह आर्थिक विकास का एक प्रमुख कुंजी होता है जिसमें नई उद्योगों, नौकरी के अवसरों और जीवन मानकों की समग्र सुधार होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि नौकरी के अवसर मिलते हैं और जीवन मानकों के समग्र सुधार में आसानी होती है। प्रोमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। आगे है फॉस्टरिंग कम्पिटिटिवनेस। नवाचार करने वाले संगठन और देश वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनते हैं और बदलते रहते हैं। बदलते बाजार की गतिविधियों के अनुकूल बनने के लिए नवाचार अत्यंत आवश्यक होता है क्योंकि समय के साथ परिवर्तन जरूरी है। तो यही था नवाचार, इनोवेशन। आज क्या है, अभी आप 5G आ गया है, अब कुछ दिन बाद 6G आ जाएगा। ये सब क्या है, 6G आएगा तो अभी एक इनोवेशन है। ठीक है, अभी आप इससे अपना जो भी वाहन है चलाते हैं, पेट्रोल डीजल चलाते हैं, कुछ दिन में पानी से चलने वाला भी आ जाए, हो सकता है भाई आ जाए, कोई बात बड़ी बात नहीं है। चलिए देखते हैं आगे प्रेजेंटेशन स्किल क्या होता है। प्रेजेंटेशन स्किल क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो प्रेजेंटेशन स्किल का मतलब होता है किसी विषय या जानकारी को अन्य लोगों के सामने प्रस्तुत करना। ठीक है, आपने कोई विषय पे अपने अध्ययन किया है, उसके बाद आप उस विषय को किसी के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं तो उसी को बोलते हैं प्रेजेंटेशन स्किल। ठीक है, यह न केवल
आपके विचारों या जानकारी को सही और स्पष्ट तरीके से बोलने में या साझा करने में मदद करता है, बल्कि यह सुनाने वाले लोगों को भी अपने विचारों को समझने में मदद करने के लिए संवेदनशील और बातचीत को समाहित करता है। ठीक है, यह जो प्रेजेंटेशन स्किल होता है, यह न केवल आपके विचारों या जानकारी को सही और स्पष्ट तरीके से साझा करने में मदद करता है, साझा करने की क्षमता होती है, बल्कि यह भी सुनने वालों को आपके विचारों को समझने में मदद करने के लिए संवेदनशीलता और बातचीत को समाहित करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोलना क्या चाह रहा है कि जब आप प्रेजेंट करते हैं अपने किसी बात को या अपनी जानकारी को, विचारों को, तो इसको स्पष्ट तरीके से साझा करने की यह एक क्षमता होती है। यह भी सुनने वालों को आपके विचारों को समझने में मदद करने के लिए संवेदनशीलता और बातचीत से समाहित करता है। मतलब आप जो बोल रहे हैं वह सुनने वाला जो है उसको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए आप क्या बोल रहे हैं। ठीक है, सीधा मतलब इसका यह है। आगे फील्ड डायरी के बारे में बताइए। तो देखिए अभी मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, आगे चल के अभी इसको भी लाग में देखेंगे। अगला है फील्ड डायरी के बारे में बताइए। तो फील्ड डायरी क्या होता है? तो फील्ड में जो भी कार्य किए गए हैं उन कार्यों की जानकारी को जब एक डायरी में लिखा जाता है तो उसी डायरी को फील्ड डायरी बोला जाता है। यह जो डायरी होता है यह फील्ड के लिए एक बेसिक डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें जो भी डाटा कलेक्ट किया जाता है उसे लिखा जाता है। इसमें जो भी डाटा कलेक्ट किया जाता है, कितना खाद है, कितना बीज है, कब डाला गया, कब नहीं डाला जाएगा, कितना बिक्री हुआ, कितना नुकसान हुआ, कितना फायदा हुआ, सब कुछ मतलब उसी डायरी में लिखा जाएगा, उस फील्ड से संबंधित, उसी को बोलते हैं फील्ड डायरी। तो यह बेसिक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें जो भी डाटा कलेक्ट किया जाता है उसे लिखा जाता है। लेखा जोखा करने वाले व्यक्ति फील्ड से संबंधित डाटा को डायरी में लिखते हैं। फील्ड डायरी खोजकर्ता, अनुसंधानकर्ता, लेखा जोखा करने वाले व्यक्ति के लिए कौन कहाँ कैसे बताने में सहायता करता है। मतलब आपके कितने 10 मजदूर लगे हैं तो 10 मजदूर में से कौन सा मजदूर कहाँ पर लगा है, किधर लगा है, वो सब का रिकॉर्ड उस डायरी में रहेगा। ठीक है, फिर डायरी लिखने के लिए कोई एक विशेष प्रकार का फॉर्मेट तो नहीं है, किंतु जब भी लिखा जाए तो क्रम से लिखना चाहिए। जैसे फील्ड डायरी आप जब बना रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उसके लिए कोई एक विशेष क्रम नहीं है लिखने के लिए, सॉरी कोई विशेष फॉर्मेट नहीं होता है। बस आप लोगों को क्या करना चाहिए, लाइन से मतलब क्रम से लिखते चला आना चाहिए। ठीक है, आगे फील्ड डायरी में कोई विशेष विवरण या कार्यों को लिखा जाना चाहिए। फील्ड डायरी में कोई विशेष कार्य हो या कोई विशेष विवरण हो उसको लिखा जाना चाहिए। फील्ड डायरी में सभी का हिसाब होना चाहिए। मतलब ये फील्ड डायरी में कोई विशेष विवरण कार्य, मतलब ये नहीं कि अब कोई बाहर चला गया थोड़ा पानी पीने तो उसको भी लिख दे फील्ड डायरी में, ऐसा नहीं है। मतलब फील्ड डायरी में कोई विशेष विवरण या कार्य हो तभी लिखना चाहिए। फील्ड डायरी में सभी का हिसाब होना चाहिए। आगे है संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास क्या होता है। तो संचार कौशल व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारता है। जो ठीक है, जो संचार कौशल होता है, कम्युनिकेशन स्किल होता है, यह किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारता है, पर्सनालिटी को निखारता है और परिपक्वता लाने का काम करता है। इसके माध्यम से अन्य लोगों के विचारों, व्यवहार और व्यक्तित्व में परिवर्तन लाया जा सकता है। संचार कौशल में भाषाओं की शुद्धता और सुव्यवस्था होना आवश्यक होता है। इसके अभाव में उचित संचार संभव नहीं होता। संचार कौशल की परिभाषा देखेंगे तो एडगर डेल के अनुसार, ठीक है, एडगर डेल के अनुसार संचार का अर्थ है सूचनाओं और विचारों का आपस में आदान प्रदान। संचार का अर्थ क्या है? संचार का अर्थ है सूचनाओं और विचारों का आपस में आदान प्रदान। वारेन एंड वेबर के अनुसार तो यह एक ऐसी क्रिया तंत्र है जिसके द्वारा एक मन दूसरे मन को प्रभावित करता है या एक मस्तिष्क का प्रभाव दूसरे मस्तिष्क पर पड़ता है। संचार कौशल के प्रकार तो यह कुल 5 प्रकार का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तीसरा विजुअल कम्युनिकेशन, चौथा लिसनिंग और पांचवा रिटन कम्युनिकेशन। तो ज़्यादा से ज़्यादा वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही पूछता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सभी के बारे में। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? तो वर्बल कम्युनिकेशन तब होता है या मौखिक संचार तब होता है जब हम बोलकर दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। ठीक है, जब हम बोलकर दूसरे के साथ बातचीत करते हैं तो वहाँ पर वर्बल कम्युनिकेशन होता है। संचार का यह तरीका सीधे आमने सामने या परोक्ष रूप से भी किया जा सकता है। उस आमने सामने करने के लिए आमने सामने खड़े हो जाएंगे या बात करेंगे, परोक्ष रूप से फोन के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, रेडियो, टेलीविजन इत्यादि पर कर सकते हैं। जैसे मैं भी यहाँ से मौखिक कम्युनिकेशन भी कर रहा हूँ, विजुअल कम्युनिकेशन भी कर रहा हूँ। मौखिक संचार को आगे 2 भागों में बांट दिया गया। एक होता है फॉर्मल, दूसरा इनफॉर्मल। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन जब होता है, जब हम कार्यालय की मीटिंग में बातचीत करते हैं तो उसको बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। और जब हम किसी भी मित्र के साथ पार्क या घर परिवार के साथ बातचीत करते हैं उसको बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। आगे गैर मौखिक संचार, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में चेहरे की अभिव्यक्ति, मुद्रा, उंगली से इशारा करना, नजरों का संपर्क, हाथों की गति,
सिर हिलाना और स्पर्श आदि होता है। मतलब इसमें इशारों के माध्यम से, किसी इशारा करने के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, कम्युनिकेशन करते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सूचना प्राप्त करने वाले के ध्यान स्तर के बारे में अधिक सटीक विवरण देता है। ठीक है, जैसे कि बातचीत के दौरान श्रोता कितना गंभीर है या नहीं इत्यादि। आपको किसी कोई बात बता रहे हैं, आप उसके चेहरे को भाव को देखकर आंक सकते हैं कि वह आपकी बात को सुनना चाहता है, समझना चाहता है कि नहीं चाहता है। आगे लिखित संचार। तो लिखित संचार क्या होता है, तो लिखित संचार या मौखिक संचार के बाद दूसरा सबसे अधिक प्रभावशाली संचारों में से एक है। सभी आधिकारिक संचार, जैसे एक विभाग से दूसरे विभाग में सूचना का प्रवाह, एक संगठन से दूसरे और एक दूतावास से दूसरे सूचना का प्रसारण लिखित रूप में प्रारूप में किया जाता है। मतलब लिखित संचार मतलब ये होता है कि आपने यहाँ से लिख के दिया एक एप्लीकेशन कहाँ पे, जैसे मान लीजिए आपको बैंक में देना है, आपने लिख के बैंक में एप्लीकेशन दिया, बैंक वाला वहाँ फॉरवर्ड करेगा। इस प्रकार से संचार जो होता है उसको बोलते हैं लिखित संचार। आगे लिसनिंग। तो सुनने का कार्य आज के समय में संचार के अत्यधिक मांग वाले तरीकों में से एक है, क्योंकि अगर हम किसी व्यक्ति को नहीं सुन सकते तो उसके प्रभावी ढंग से बातचीत भी नहीं कर सकते। आगे विजुअल कम्युनिकेशन। तो दिन रात चलने वाली फिल्मों, धारावाहिकों, वेब श्रृंखलाओं, टेलीविजन और समाचारों के बारे में ज़्यादा सोचिए। वे सभी अपने उद्देश्यों को दृश्य संचार के माध्यम से बहुत ही तरह से पूरा करते हैं, जैसे मैं भी अपना विजुअल कम्युनिकेशन के माध्यम से आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है, तो संचार कौशल व्यक्तित्व के विकास को निखारता है। ठीक है, संचार कौशल जो होता है व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारता है, उसकी पर्सनालिटी को निखारता है। अगर आप संचार का यूज करेंगे ना, तो आप जैसे किसी से बोलेंगे ना, तो वह आपके ऊपर जैसे लुभा जाएगा। बोलने का मतलब यह है कि आपकी बात को अच्छी तरीके से समझेगा, आपके पर्सनालिटी जो है, बोलने की जो भाषा है उसमें सुधार होगा, आपके व्यक्तित्व में सुधार होगा। ठीक है, तो संचार जो होता है संचार कौशल जो होता है व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारता है और परिपक्वता लाने का काम करता है। इसके माध्यम से अन्य लोगों के विचारों, व्यवहार और व्यक्तित्व में परिवर्तन लाया जा सकता है। संचार कौशल में भाषाओं की शुद्धता और सुव्यवस्था होना आवश्यक होता है। इसके अभाव में उचित संचार संभव नहीं होता है। निरंतर अभ्यास से संचार कौशल विकसित किया जा सकता है और संचार की कला में स्थिरता लाई जा सकती है। इसके तहत शरीर के अंगों और इंद्रियों के बीच उचित संतुलन बना रहता है ताकि संचार को प्रभावी बनाया जा सके। ठीक है, तो यह था आप लोगों का संचार के बारे में पूरा डिटेल में, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वो याद रखिएगा। आगे फुट नोट क्या है, फुट नोट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये फुट नोट सभी इंपॉर्टेंट जो है वो बता रहे हैं। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि जितना क्वेश्चन आता है उतना क्वेश्चन ही बताएंगे, कुछ क्वेश्चन बढ़ा के तो बताना ही पड़ेगा ना भैया। तो फुट नोट क्या होता है, तो पुस्तक के अंत में या पृष्ठ के किनारे पर दिया गया संक्षिप्त स्पष्टीकरण या अतिरिक्त जानकारी फुट नोट कहलाता है। कोई बुक लेंगे ना, जब अच्छा खासा बुक लेंगे तो जब अच्छा खासा कोई बुक लेंगे, एक मिनट, बुक हो गया है। ठीक है, यहाँ तक तो कुछ अलग टॉपिक लिखा रहेगा, लेकिन इसमें जो लिखा गया है बीच बीच में आगे ऊपर, इसमें कुछ मुख्य बातें होंगी जो की पॉइंट होगी, इनको यहाँ पर नीचे 2-3 लाइन में लिख दिया जाता है। इसी 2-3 लाइन लिखने का जो प्रोसेस होता है, ये जो 2-3 लाइन होता है, इसी को बोला जाता है फुट नोट। तो फुट नोट क्या होता है, समझ में आ रहा है ना। फुट नोट क्या होता है, तो पृष्ठ के अंत में या पुस्तक के किनारे पर पुस्तक के अंत में या पृष्ठ के किनारे पर लिखा गया स्पष्टीकरण या अतिरिक्त जानकारी फुट नोट कहलाता है। फुटनोट क्या होता है, तो पुस्तक के अंत में या पृष्ठ के किनारे पर दिया गया संक्षिप्त स्पष्टीकरण या अतिरिक्त जानकारी फुटनोट कहलाता है। इसके लिए आवश्यक बिंदु क्या होते हैं, फुटनोट लिखने के लिए आवश्यक बिंदु क्या होते हैं, तो एक वाक्य में एक से अधिक फुटनोट नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक वाक्य में आप 2-4 फुटनोट लिख दें, एक वाक्य में एक से अधिक फुटनोट नहीं होना चाहिए। एक पृष्ठ में 5 से ज्यादा फुटनोट भी नहीं होना चाहिए। अब पूरी बुक ही नीचे लिख देंगे, मतलब कुछ पॉइंट लिखा जाता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो एक वाक्य में एक से अधिक फुटनोट नहीं होना चाहिए, एक पृष्ठ में 5 से ज्यादा फुटनोट नहीं होना चाहिए। फुटनोट विश्वसनीय होना चाहिए, जो भी आप लिख रहे हैं वह विश्वसनीय होना चाहिए। एड नोट्स की अपेक्षा फुटनोट लिखने को महत्व देना चाहिए। ठीक है, तो यह था फुटनोट। आगे नोट टेकिंग क्या होता है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 100% एग्जाम में आएगा। तो नोट टेकिंग क्या, नोट लेते समय ध्यान देने योग्य बातें या बिंदु क्या है। तो नोट टेकिंग क्या होता है, जैसे मैं बताता हूँ, जैसे आप क्या करेंगे, जब कहीं पर सर जैसे कॉलेज में बोलते हैं, तो उस समय क्या करते हैं आप, जब कॉलेज में कोई चीज़ बोलते हैं तो वहाँ पे आप लिखते हैं ना, उसको कुछ कुछ बातें लिखते हैं अपने समझने के लिए, तो वही जो आप लिख रहे हैं ना, वही नोट टेकिंग। इसी प्रकार से जब मीडिया वाले जब इंटरव्यू लेते हैं तो आप कुछ कुछ बातें को लिखते हैं, किस पे, एक अपनी उनकी डायरी होती है उस पर लिखते हैं कुछ कुछ बातें अपने समझने के लिए। तो वह जो लिखते हैं उनकी लिखने का जो प्रोसेस होता है उसी को बोला जाता है नोट टेकिंग। तो विभिन्न जगहों से, विभिन्न माध्यमों के द्वारा जानकारियों को एकत्रित करना तथा उसको व्यवस्थित रूप से लिखने की प्रक्रिया को फुटनोट कहते हैं। कोई भाषण दे रहा है, वहाँ पे सभी लोग सुन रहे हैं, सुन के अच्छी तरीके से आप समझ के उसको आप क्या करें, अपनी कॉपी पे, अपनी डायरी पर लिख रहे हैं अच्छी तरीके से समझ के,
कुछ शब्दों में, तो उसको बोलते हैं फुटनोट। विभिन्न जगहों से विभिन्न माध्यमों के द्वारा जानकारियों को एकत्रित करना तथा उसको व्यवस्थित रूप से लिखने की प्रक्रिया को नोट टेकिंग कहा जाता है। सूचनाओं के विभिन्न माध्यमों के द्वारा जैसे सुनना, पढ़ना, मौखिक चर्चा, सभा, कॉन्फ्रेंस, व्याख्या आदि से नोट लिया जा सकता है। ठीक है, सूचनाओं के विभिन्न माध्यमों के द्वारा जैसे कि कोई कुछ भी बोल रहा है वहाँ से, कोई कुछ पढ़ रहा है वहाँ से, कोई मौखिक चर्चा हो रही है वहाँ से, कोई सभा हो रही है वहाँ से, कोई कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है वहाँ से आप लोग नोट ले सकते हैं, सारी नोट टेक कर सकते हैं। नोट लेते समय ध्यान देने वाली महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी हैं? तो लिखने के दौरान बीच बीच में जगह छोड़े जहाँ छोटी हुई बातों को लिख सकें। जब भी आप नोट लिख रहे हैं तो उस समय जो बीच बीच में जो नोट लिख रहे हैं तो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा खाली जगह छोड़े ताकि जो भी बात छूट गई है उसको आप लिख सकें। जरूरत के अनुसार सिंबल का प्रयोग कर, जरूरत के अनुसार विभिन्न प्रकार के सिंबल जैसे स्टार है, एंगल, सर्कल और जो भी सिंबल होता है उन सभी सिंबल का यूज करें अपने समझने के लिए ताकि जल्दी जल्दी लिखा जा सके। नोट पेज की एक तरफ लिखे, दोनों तरफ नहीं। नोट जो होता है पेज के एक ही तरफ लिखे, दोनों तरफ ना लिखें। ठीक है, दोनों तरफ लिखने से थोड़ा सा दिखने में गंदा लगता है, मतलब अच्छा नहीं लगता है जब उस टाइम लिखेंगे, और हो सकता है कि स्याही उस पार भी आ जाए तो समझ भी नहीं आता। इसलिए जो नोट लिखा जाता है पेज के एक ही तरफ लिखा जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु जो है उसको अंडरलाइन कर देना चाहिए या रंगीन कर देना चाहिए। सब सरल से सरल वाक्यों का यूज करना चाहिए। नोट में दिनांक और पेज नंबर जरूर लिख देना चाहिए। तो यह था नोट टेकिंग क्या होता है। आगे देखेंगे इंडेक्सिंग क्या होता है। इंडेक्सिंग, इंडेक्स जानते हैं ना आप लोग, वही होता है इंडेक्सिंग। तो किसी इंडेक्स का अर्थ होता है किसी स्थान को चिन्हित करना। ठीक है, इंडेक्स का अर्थ क्या होता है? किसी भी स्थान को चिन्हित करना। जब आप कोई कॉपी लेते हैं ना, कोई किताब लेते हैं तो पहले ही पेज पे लिखा होता है पेज नंबर, ठीक है, विषय, सॉरी जो आपका मैटर है ऑब्जेक्ट, और इधर लिखा रहता है क्या उसका किस पेज पर दिया गया। ठीक है, जैसे पेज नंबर 1 है, इस पर दिया गया है, या कोई मान लीजिए आपका कम्युनिकेशन स्किल दिया गया इसमें प्रेजेंटेशन स्किल टॉपिक। ठीक है, तो इसमें दे देगा 1 से लेकर 15 पेज तक प्रेजेंटेशन स्किल है, फिर दे देगा कम्युनिकेशन स्किल, तो दे देगा 15 से लेकर 25 पेज तक यह है। तो यहाँ से आपको देखने में आसानी होगी। आपको यदि कम्युनिकेशन स्किल पढ़ना होगा तो डायरेक्ट 15वां पेज खोलेंगे, यदि प्रेजेंटेशन स्किल खोलना होगा पढ़ना होगा तो डायरेक्ट पहला पेज खोलेंगे। इससे क्या होता है आपको आसानी होता है। तो मतलब यही होता है कि इंडेक्सिंग का मतलब होता है किसी स्थान को चिन्हित करना। ठीक है, तो किसी पुस्तक या रिपोर्ट की शुरुआत में एक विशेष क्रम के अनुसार इसे सूचीबद्ध किया जाता है। ठीक है, जैसे आप लोग प्रोजेक्ट फाइल बनाते हैं तो उसमें भी ऑब्जेक्ट लिखते हैं ना, वही जो ऑब्जेक्ट लिखते हैं आप फाइल बनाते हैं वो सब क्या है, वो सब आपका इंडेक्स हो गया। उसमें आप पेज नंबर लिखते हैं, आपने क्या ऑब्जेक्ट लिखा उसको लिखते हैं, क्या डेट है उसको लिखते हैं, तो ये सब क्या यही सब इंडेक्स है। किसी बुक या किसी रिपोर्ट या किसी एकत्रित सूचनाओं को जब हमें एक व्यवस्थित क्रम में लिखना होता है तो यह कोशिश की जानी चाहिए कि यह क्रम से लिखा गया हो। ठीक है, किसी बुक या रिपोर्ट या किसी एकत्रित सूचनाओं को जो हम एक साथ व्यवस्थित क्रम में लिखते हैं तो यह कोशिश की जानी चाहिए कि वह क्या हो, क्रम से लिखी गई हो। इंडेक्स के माध्यम से जरूरी सूचनाओं का पता लगाने में आसानी हो जाता है। ये समानता इंडिकेटिव होता है। ठीक है, इंडिकेटिव होता है मतलब प्रदर्शित करता है कि कौन चीज यहाँ पर किस प्रकार से है। आगे इंडेक्स का मुख्य उद्देश्य यह जानकारी व सूचनाओं को विभिन्न तरीके से, जैसे कोई भी पुस्तक से, किसी रिकॉर्ड या लाइब्रेरी से किन्हीं सूचनाओं के केंद्रों के खोजने में सहायता करता है। ठीक है, तो जो इंडेक्स होता है यह, इसका उद्देश्य होता है कि यह जानकारी और सूचनाओं को विभिन्न तरीकों से, जैसे कि कोई भी व्यक्ति पुस्तक से, किसी रिकॉर्ड या लाइब्रेरी से किन्हीं सूचना के केंद्रों के खोजने में सहायता करता है। आगे ग्रुप डिस्कशन क्या होता है। ठीक है, तो ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, जब कुछ लोग आपस में मिलते हैं 5 6 7 8 लोग तो क्या बनता है, ग्रुप बनता है। उस ग्रुप में जो बात की जाती है किसी टॉपिक पे, उसी टॉपिक को या उसी बात को या उस ग्रुप को ग्रुप डिस्कशन बोला जाता है। ग्रुप में डिस्कशन करने की प्रक्रिया को ग्रुप डिस्कशन बोला जाता है। तो 8 10 लोगों का ऐसा समूह जिसमें कोई लीडर नहीं होता है, जिसके सभी सदस्य विशेष परिस्थितियों में किसी विषय पर दिए गए समय में अपने आकलन और विचार प्रस्तुत करते हैं, उसी को बोला जाता है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या और इसके लिए निर्धारित सदस्य परिस्थिति के अनुसार बदले जा सकते हैं। ठीक है, तो यह था ग्रुप डिस्कशन। आगे इस बारे में भी डिटेल में देखेंगे। पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग क्या होता है, तो किसी भी स्थान पर आमने सामने बैठे हुए श्रोताओं को जब कुछ प्रस्तुत किया जाता है तो उसे पब्लिक स्पीकिंग कहते हैं। पब्लिक स्पीकिंग साधारणतः आमने सामने जिसमें एक प्रस्तुतकर्ता या वक्ता एक सुनने वाले समूह को संदर्भित करता है, इसको भी देखेंगे डिटेल में। आगे सेमिनार, सेमिनार क्या होती है, तो सेमिनार इंपॉर्टेंट है।
तो सेमिनार एक सभा होती है जिसमें समूह के आदान प्रदान के साथ चर्चा होती है, ठीक है, जिसमें समूह का आदान प्रदान के साथ चर्चा होता है। इसमें वक्ता लेक्चर देने से पहले विषय संबंधी जो होता है उसका गहन अध्ययन करता है, अच्छी तरीके से उसे पढ़ता है, समझता है, विषय विशेषज्ञता से भी चर्चा करता है। उसके बाद बोलने के लिए मटेरियल कलेक्ट करता है, प्रस्तुत करने के बाद श्रोता उस पर सुझाव देते हैं और वह चर्चा करते हैं। तो यही था सेमिनार। इसका पर्पज क्या है, तो सेमिनार में कई सारे उद्देश्य हो सकते हैं, जैसे सेमिनार शिक्षा के लिए भी किया जाता है, व्याख्या के लिए किया जाता है, जिसमें कि सहभागी किसी भी एक विषय पर व्याख्यान देता है और उस पर चर्चा होती है, जिससे ज्ञान में वृद्धि होती है। सेमिनार दूसरे लोगों की दक्षता को बढ़ाने के लिए भी आयोजित किया जाता है। इस प्रकार के सेमिनार में व्यक्तिगत वित्त, रियल एस्टेट, निवेश ईटीसी चीज़ों के लिए, मतलब आदि चीज़ों के लिए सेमिनार आयोजित किया जाता है, जिसमें व्यक्ति इन विषयों पर चर्चा करके ज्ञान अर्जित करता है। समय पर सेमिनार का आयोजन मोटिवेशन के लिए भी किया जाता है। सेमिनार बिजनेसमैन वोमेन के लिए भी आयोजित किया जाता है ताकि वह लोगों के मध्य चर्चा कर सके, ठीक है। आगे प्लानिंग फॉर द सेमिनार, तो सेमिनार में समस्त सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, सामग्री सावधानी पूर्वक तैयार कर लेनी चाहिए ताकि चर्चा में कोई भी बाधा न हो। सेमिनार के उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए, सदस्यों को रहने के लिए कम कीमत पर व्यवस्था होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, थोड़ा जल्दी जल्दी मैं बोलूँगा क्योंकि अभी देखिए बहुत कम क्वेश्चन बताएं। पेज कितना है आप देख सकते हैं, पेज कितना है 92 और कितना खत्म हुआ 21, टाइम कितना हो गया 31 मिनट। बाद में बोलेंगे 1 घंटा का वीडियो बना देते हैं आप। तो सेमिनार में लगने वाले व्यय को पहले से ही निर्धारित कर होना चाहिए, ठीक है। आप जो भी आपके सेमिनार में व्यय लगने वाला, धन लगने वाला है, उसे पहले से निर्धारित कर लेना चाहिए कि इतना पैसा लग सकता है। सदस्यों की मदद के लिए कार्यकर्ता होने चाहिए, समस्याओं को सुलझाने हेतु कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। तो यह था आप लोगों का सेमिनार। आगे देखेंगे संबंधों के आधार पर कम्युनिकेशन जो होता है उसका प्रकार, ठीक है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बेस्ड इन रिलेशन। तो 2 प्रकार का ही होता है, एक होता है संबंधों के आधार पर औपचारिक और एक होता है अनौपचारिक। तो कम्युनिकेशन जो होता है संबंधों के आधार पर पूछा है, तो संदेश को अच्छी प्रकार प्रस्तुत करने के लिए अच्छे संचारकर्ता को उस संचार के बारे में जानकारी आवश्यक होती है जिसका वह संदेश भेजता है। एक अच्छे संचार की जानकारी एक अच्छे संचार को अच्छे संचार की जानकारी तभी प्राप्त हो सकती है जब वह उस संचार के प्रकार को समझ सके, तब ही उसके अच्छे संबंध बनते हैं। क्योंकि आज समाज में 2 प्रकार के संचार होते हैं, औपचारिक संबंध तथा अनौपचारिक संबंध, ठीक है। इन्हीं के आधार पर संचार का भी वर्गीकरण किया गया है, औपचारिक संचार, अनौपचारिक संचार। औपचारिक संचार या फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? औपचारिक संचार की वह विधि होती है जिसमें उच्च अधिकारी की आदेश व निर्देश अपने निकटतम अधीनस्थ अधिकारी को देता है। जो उच्च अधिकारी होता है वो अपने जूनियर जो होते हैं उनको कोई भी आदेश देता है। इसी तरह का यह क्रम वांछनीय एवं संबंधित व्यक्तियों तक सूचना को पहुंचाता रहता है। इस प्रकार के संचार को संगठन संचार भी कहते हैं, औपचारिक संचार भी कहते हैं, क्योंकि इस प्रकार की सूचना संगठन चार्ट द्वारा भी दी जा सकती है। एक संगठन चार्ट में यह सब दर्शाया जाता है कि सूचना के क्या कर्तव्य है, किस अधिकारी को अपने संदेश किस माध्यम से किस अधिकारी तक पहुंचाने हैं। सामान्यतः सभी औपचारिक संदेश संगठन में निर्धारित पद के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार ऊपर से नीचे की ओर तथा नीचे से ऊपर की ओर भेजे जाते हैं। औपचारिक संदेश पूर्णतः अधिकारियों को दिए जाते हैं तथा उन्हीं के अनुरूप इनका स्वरूप तैयार किया जाता है। दूसरा अनौपचारिक कम्युनिकेशन। तो औपचारिक संचार की विशेषताएं पूछा है। तो औपचारिक संचार प्रक्रिया में संदेश लिखित स्वरूप में होते हैं। औपचारिक संचार व्यवस्था में सूचनाओं का आदान प्रदान सदैव संगठन में अधिकारियों के अनुसार ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तक पहुंचाया जाता है। इस व्यवस्था में अधिकतर सूचनाओं का आदान प्रदान होता रहता है। इस व्यवस्था में सूचना सामग्री तथा संचार का आकार पहले से निर्धारित होता है। औपचारिक संचार के गुण, तो यह संदेश के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को ठहरना आसान होता है। संचार के माध्यम की जानकारी पहले से निर्धारित होती है। संचार संदेश लिखित में होते हैं। संचार संदेश प्रमाण पर आधारित होते हैं। संचार प्रणाली को दिशा निर्देश, गतिविधि तथा प्रकृति पर प्रबंधकों का पूर्ण रूपेण निर्भर होता है। ये विभिन्न पदों के बीच समन्वय बना देते हैं। विभिन्न पद जो होते हैं उनके बीच समन्वय बना देते हैं। तो इतना डिटेल में इसको मत देखिए आप लोग, सिर्फ ध्यान लीजिए क्या होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन या फॉर्मल कम्युनिकेशन। आएगा नहीं वैसे जहाँ तक उम्मीद एग्जाम में। तो अनौपचारिक संचार किसी संगठन में अधिकारियों और अधीनस्थों के बीच सूचना का आदान प्रदान अनौपचारिक ढंग से होता है। इसमें संबंधित निर्धारित होते हैं, इस कारण से अनौपचारिक संचार कहते हैं। इसमें कोई संगठन चार्ट या कोई दिशा निर्देश का पालन नहीं किया जाता। ये संचार अधिकांशतः मौखिक संचार कहलाते हैं।
शोध कार्य की संपन्नता की सुविधा ही पर इसके प्रचलन का मुख्य कारण है। दूसरे शब्दों में कहें तो अनौपचारिक संचार में संदेशों का आदान प्रदान संगठन चार्ट द्वारा निर्धारित निर्देशों का मांगों के साथ नहीं होता, अपितु अधिकारियों एवं अधीनस्थों के बीच आपसी संबंध पर आधारित होता है। आगे लैब रिकॉर्ड के बारे में बताइए। ठीक है, लैब रिकॉर्ड के बारे में बताइए। तो लैब रिकॉर्ड क्या होता है? तो लैब रिकॉर्ड लेबोरेटरी में हम लेबोरेटरी के बारे में पूरी जानकारी एकत्रित करते हैं। ठीक है, जो लैब रिकॉर्ड होता है उसमें लेबोरेटरी के बारे में पूरी जानकारी को एकत्रित किया जाता है। उसमें हम लैब में उपस्थित विभिन्न प्रकार के जो भी इक्विपमेंट होते हैं, उपकरण होते हैं, उनकी संख्या, उपयोगिता, कार्य करने की प्रक्रिया तथा उनके मूल्य की जानकारी को रखते हैं। ठीक है, समझिएगा, बहुत आसान सब्जेक्ट है आप लोगों का यह सब्जेक्ट। ठीक है, तो लैब रिकॉर्ड जो होता है वह लैब रिकॉर्ड में हम लेबोरेटरी के बारे में जो भी पूरी जानकारी होती है उसको एकत्रित करके रखते हैं। उसमें लैब में उपस्थित विभिन्न इक्विपमेंट, उनकी संख्या, उपयोगिता, कार्य करने की प्रक्रिया तथा उनकी मूल्य जानकारी को रखते हैं। इनके साथ साथ हम प्रयोगशाला में उपस्थित इक्विपमेंट की सहायता से किए जाने वाले कार्य की जानकारी भी रखते हैं। ठीक है, लैब रिकॉर्ड में हम लैब में किए गए कार्य की डाटा, रीडिंग, उसका रिजल्ट भी नोट रखते हैं। लैब रिकॉर्ड में इक्विपमेंट की सुरक्षा तथा देखरेख के बारे में भी जानकारी लिखी जाती है। ठीक है, इसकी क्या महत्व है लैब रिकॉर्ड की? तो इस रिकॉर्ड के द्वारा हमें लैब में उपस्थित सभी सामानों की संख्या के बारे में जानकारी मिलती है। लैब में उपस्थित इक्विपमेंट के कार्य के बारे में जानकारी मिलती है। पूर्व में लैब में किए गए कार्य तथा उसके कार्य विधि की जानकारी मिलती है। ठीक है, लैब के सभी सामानों का यूज करते समय बढ़ती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी मिलती है। लैब के सभी सामान सुरक्षित रखने और उचित देखरेख करने में भी सहायता प्रदान होती है या आवश्यक जानकारी प्राप्त होती है। तो यह था लैब रिकॉर्ड। आगे देखेंगे पब्लिक स्पीकिंग क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो जब कोई नेता आके भाषण देते हैं तो वो क्या हो जाता है? पब्लिक स्पीकिंग हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसी कम्युनिकेशन का रूप होता है जिसमें एक व्यक्ति या स्पीकर जो होता है एक बड़ी संख्या में लोगों के सामने बोलता है। इसमें व्यक्ति अपने विचार, ज्ञान या किसी विषय पर अपने दृष्टिकोण को व्यक्त करता है। कॉलेज में बहुत सारे लड़के हैं, वहाँ पर आप जाकर कुछ बोलते हैं तो वह क्या पब्लिक स्पीकिंग। पर ओरल प्रेजेंटेशन स्किल और पब्लिक स्पीकिंग दोनों में थोड़ा समानता होता है। उसमें भी क्या बोला जाता है, आपको प्रस्तुत किया जाता है मतलब मौखिक रूप से, लेकिन वहाँ पे जरूरी नहीं कि ग्रुप रहे, लेकिन यहाँ पब्लिक स्पीकिंग में ग्रुप होना जरूरी है। ठीक है, तो पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसा कम्युनिकेशन का रूप होता है जिसमें एक व्यक्ति या स्पीकर एक बड़ी संख्या में लोगों के सामने बोलता है। इसमें व्यक्ति अपने विचार, ज्ञान या किसी विषय पर अपने दृष्टिकोण को व्यक्त करता है। पब्लिक स्पीकिंग का उद्देश्य श्रोता को प्रभावित करना है तथा उन्हें किसी विषय पर जागरूक या उन्हें किसी कार्यक्रम, विचार या उद्देश्य के प्रति लोगों को जानकारी देना है। ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग विभिन्न अवसरों पर होता है जैसे शिक्षा सम्मेलन, समारोह, कारपोरेट भाषण आदि अलग अलग प्रकार के समारोह में पब्लिक स्पीकिंग होता है। अच्छी पब्लिक स्पीकिंग की क्या गुण होनी चाहिए? तो भाषा में स्पष्टता होनी चाहिए ताकि सुनने वाला समझ सके। जब आप भाषण दे रहे हैं तो भाषा में आपकी स्पष्टता होनी चाहिए ताकि जो सुनने वाला हो वह भी समझ सके कि आप क्या बोल रहे हैं। स्पीकर को श्रोता के साथ संबंध बनाने की क्षमता होना चाहिए ताकि उनका ध्यान बना रहे। स्पीकर जो है उसको जो श्रोता है उनके साथ संबंध बनाते हुए रहना चाहिए ताकि ताकि उनका जो ध्यान है वो बना रहे। भाषण में श्रोता का ध्यान रखना और उनकी रुचि को जागृत करना महत्वपूर्ण होता है। आप भाषण दे रहे तो ऐसा नहीं कि नीचे कोई सुन ही नहीं रहा है, किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है और आप भाषण देते चले रहे हैं। मतलब यह है कि श्रोता के ऊपर ध्यान दिया जाता है कि श्रोता को समझ में आ रहा है, श्रोता इस पर इंटरेस्ट दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। स्पीकर को उस विशेष क्षेत्र में जानकारी होनी चाहिए जिस पर वो भाषण दे रहा है। अब ऐसा नहीं कि आप किसी चीज़ के बारे में पहली बार जान रहे हैं और उसी के बारे में चले गए भाषण देने, उसके बारे में अच्छी तरीके की जानकारी होनी चाहिए। भाषण में सकारात्मकता की भावना बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण होता है। भाषण जब आप दे रहे हैं तो उसमें सकारात्मकता की भावना बनाए रखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, कॉन्फ्रेंस से आप क्या समझते हैं? तो कॉन्फ्रेंस व्यक्तियों की सभा होती है जिसमें उन्हें एक विशेष कार्य या समस्या पर चिंतन अथवा वाद विवाद एवं निश्चित समय में करना होता है। इसमें सदस्य अपने ज्ञान का संग्रहण करता है एवं प्रस्तुत विषय से संबंधित सूचनाओं पर अपने विचार एवं दृष्टिकोण का आदान प्रदान करता है। ठीक है, आगे सेमिनार। तो सेमिनार के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। सेमिनार क्या होता है? सेमिनार एक विशेष प्रकार की जानकारी सब साझा करने की सभा होती है। ठीक है, यह एक विशेष प्लेटफॉर्म होता है जहां विषय पर विशेष शोधकर्ता अपनी अन्य प्रशिक्षण, अपने अनुसंधान, अनुभव और दृष्टिकोण को साझा करते हैं ताकि उनके श्रोता नवीन जानकारी प्राप्त कर सके। यह एक सभा होती है जिसमें समूह में आदान प्रदान के साथ चर्चा होती है।
वक्ता से लेकर वक्ता लेक्चर देने से पहले विषय संबंधित गहन अध्ययन करता है। विषय विशेषज्ञ से भी चर्चा करता है, उसके बाद बोलने के लिए मटेरियल कलेक्ट करता है, प्रस्तुत करता है, प्रस्तुत करने के बाद श्रोता उसका सुझाव देता है, चर्चा करता है। ठीक है, तो यही था सेमिनार। तो मैंने दोबारा बताया इसलिए दोबारा जल्दी बता दिया। आगे व्यक्तित्व का अर्थ परिभाषा में विशेषता था ये। तो पर्सनालिटी जो होता है, पर्सनालिटी क्या होता है उसका अर्थ बताना है, परिभाषा बताना है, विशेषता बताना है। तो पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के शब्द पर्सोना से हुई। किससे हुई है? यूनानी भाषा के शब्द पर्सोना से हुई है, जिसका अर्थ होता है नकाब या मुखौटा अर्थात नकली चेहरा। ठीक है, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति या पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के शब्द पर्सोना से हुई, जिसका अर्थ होता है नकाब या मुखौटा या नकली चेहरा। व्यक्तित्व की परिभाषा क्या है? तो डैशियल के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के सभी व्यवहारों का समायोजित संकलन है जो उसके सहयोगियों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ड्रेवर के अनुसार तो व्यक्ति के दैहिक, मानसिक, नैतिक तथा सामाजिक गुणों के गतिशील और सुसंगठित संगठन के लिए व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे है एल्पर्ट के अनुसार तो व्यक्तित्व में उम्र, मनोदय, एक अवस्थाओं का ज्ञात्यात्मक संगठन होता है जिनके आधार पर व्यक्ति अपने परिवेश के साथ समायोजन स्थापित करता है। उसके बाद बिग और हंट ने बताया कि किसी व्यक्ति के समस्त व्यवहार, प्रतिमानों और उसकी विशेषताओं का योग ही उसका व्यक्तित्व होता है। फिर बोरिंग और लैंगफील्ड तथा वेल्ड के अनुसार व्यक्तित्व से अभिप्राय व्यक्ति का अपने परिवेश के साथ अस्थायी तथा पूर्व समायोजन होता है। ठीक है, इसमें जीवन के सभी पक्ष सम्मिलित होते हैं। वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन होता है। यह व्यक्ति की मनोदैहिक अवस्थाओं का संगठन करता है। वातावरण व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। यह जन्मजात तथा प्रवृत्तियों का योग होता है। इसमें व्यक्ति की गठन, व्यवहार आदि का संगठन होता है। ठीक है, आगे देखेंगे कम्युनिकेशन मॉडल। 100% कोई ना कोई कम्युनिकेशन मॉडल जरूर आएगा, याद रखिएगा आप लोग। तो इसमें मैं आप लोगों को 2-3 बताऊंगा। पहला एरिस्टोटल मॉडल जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अरस्तु ने बताया कि संचार करने के लिए 3 चीज़ों का होना आवश्यक है, स्पीकर और स्पीच ऑडियंस। जब कोई भी एक बोलने वाला चाहिए, कोई एक बोलने का लिए टॉपिक चाहिए और कोई सुनने वाला चाहिए। किसने बताया? एरिस्टोटल ने बताया। तो अरस्तु के अनुसार संचार के लिए 3 उपरोक्त तत्व स्पीकर, स्पीच और ऑडियंस आवश्यक होते हैं। संचार का यह मॉडल वक्ता तथा श्रोता के आमने सामने होने की स्थिति को संभावना में आमने सामने होता है। आगे लासवेल का नियम। लासवेल का मॉडल बोलता है कि कौन क्या कहता है, किस माध्यम से कहता है, किसे कहता है और कितने प्रभाव पड़ते हैं उसको बोलते हैं लासवेल का मॉडल। तो लासवेल ने बोला कि कौन कौन व्यक्ति है, वह क्या कहना चाहता है, किसके माध्यम से वह कहना चाहता है और किसे बताना चाहता है, उसके सुनने के बाद लोगों का क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसको बोलते हैं लासवेल मॉडल। तो इन्होंने संचार प्रक्रिया के लिए 5 तत्वों का चयन किया। इसने मॉडल की विशेषता यह है कि इसने व्यक्ति के विशिष्ट संबंधों के बारे में सभी तत्वों के प्रश्नों के रूप में लिया गया है। आगे शैनन और बीवर मॉडल जो कि इम्पोर्टेंट है। शैनन और बीवर मॉडल बोलता है कि किसी भी संचार को होने के लिए आपको 5 चीज होना आवश्यक है: सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर और डेस्टिनेशन। मतलब एक भेजने वाला, एक मैसेज को बताने वाला चाहिए, एक मैसेज चाहिए जो कि बोलना है, और एक माध्यम चाहिए, माध्यम के बाद कोई उसको सुनने वाला चाहिए, और सुनने के बाद कोई उस पर फीडबैक देने वाला भी चाहिए। यह साइनर और बीवर का मॉडल है। उसके बाद बार्लो आए। बार्लो का मॉडल बोलता है सोर्स, इनकोड, मैसेज, चैनल, डिकोड, रिकवर। इनका बहुत इंपॉर्टेंट है बार्लो का। इन्होंने बताया कि इसके लिए कोई सोर्स होना चाहिए और एक इनकोड होना चाहिए। इसके बाद एक मैसेज होना चाहिए, मैसेज को भेजने के लिए एक माध्यम होना चाहिए, माध्यम होने के बाद जो आपने कम्युनिकेशन किया है उसको डिकोड करने वाला होना चाहिए, उसके बाद रिसीवर तक पहुंचाना चाहिए, मतलब उसके बाद रिसीवर होना चाहिए। ठीक है, तो यह था कम्युनिकेशन का मॉडल विभिन्न प्रकार के। आगे देखते हैं सुनने का कौशल। ठीक है, लिसनिंग स्किल क्या है? तो शोध अध्ययनों का सर्वेक्षण से पता चला है कि अधिकांश जो वयस्क होते हैं वह कम श्रोता तो होते हैं, मतलब उन्हें कम सुनाई देता है। इसका एक मूल कारण यह है कि हम इसका अभ्यास शायद ही कभी करते हैं। हालांकि हमें से कुछ लोगों को यह सिखाया गया है कि कैसे सुनना है। सुनने की दक्षता वास्तव में केवल उस पर थोड़ा ध्यान देकर बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, खराब मतलब आपको अच्छी तरह सुनाई नहीं दे रहा, मतलब उसका हम बात हो रहे हैं यहाँ पे। खराब सुनने का एक प्रमुख कारण सोचने की गति और व्यक्ति के बोलने की दर के बीच का अंतर है। आप कोई भाषण दे रहा है, आप वहीं पे बात कर रहे हैं तो कैसे सुनाई देगा? यह भाषण की औसत दर लगभग 125 से 175 शब्द प्रति मिनट और मस्तिष्क की शब्दों को सोचने की क्षमता के बीच के अंतर को संदर्भित करता है।
जो 500 से 1000 शब्द प्रति मिनट या किसी मामले में 5000 की दर से होता है। इस प्रकार तो हमारा मस्तिष्क जो होता है बहुत ही तेजी से काम करता है और इन 125 में से 175 शब्दों का अपेक्षाकृत धीमा इनपुट 1 मिनट में दिमाग को अन्य चीज़ों के बारे में सोचने के लिए बहुत जगह दे देता है। जब हम बातचीत में लगे रहते हैं तो कई बार हम पाते हैं कि सुनने वाला मीलों दूर है, ठीक है। तो प्रभावी ढंग से सुनने के लिए क्या क्या दिशा निर्देश हैं, जैसे कोई बोला तो उसको आप प्रभावी ढंग से कैसे सुन सकते हैं। तो प्रभावी वक्ता बनने के लिए सक्रिय और प्रभावी सुनना जरूरी है। अपने दर्शकों को ध्यान से सुनकर एक संप्रेषक यह अनुमान लगा सकता है कि उसका संदेश कैसे प्राप्त किया जा रहा है। उनकी टिप्पणियों और प्रश्नों को धैर्यपूर्वक समझकर सुनकर वह बता सकता है कि उनकी बातों को कैसे समझा जा रहा है। श्रोता अपने बुनियादी सुनने में सुधार के लिए तकनीकी विचारों को देख सकता है। एक संप्रेषक जो है अपनी समग्र सुनने की क्षमता में सुधार करने के लिए उनका उपयोग कर सकता है, ठीक है। जिसके लिए क्या करना चाहिए, बात नहीं करना चाहिए, वक्ता को सुगमता प्रदान करनी चाहिए, सुनने में रुचि दिखाना चाहिए, विकर्षण को हटाना चाहिए और उसके बाद प्रतिक्रिया देनी चाहिए, ठीक है। अन्य कई बातों को समझना चाहिए, वक्ता का उद्देश्य समझना चाहिए, दृष्टिकोण के लिए सुनना समझना चाहिए, गैर मौखिक भाषा का यूज करना चाहिए, नकारात्मक प्रतिक्रिया से बचना चाहिए, वक्ता को महत्व देना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, गुस्से पर काबू रखना चाहिए, तर्क और आलोचना के समय विनम्र रहना चाहिए, बात करना बंद कर देना चाहिए, ठीक है। आगे नोट्स लेना, तो नोट्स लेना मैंने बता दिया, नोट टेकिंग क्या होता है। आगे नोट लेना तो मैंने बता ही दिया है। और लेक्चर नोट ये भी हो गया उसी में। प्रभावी लेखन क्या होता है, ठीक है। प्रभावी लेखन, तो आप लोगों किसी भी विषय को तब तक नहीं समझ आ सकते जब तक कि आप स्वयं उस विषय को न समझ सके। इसको बोला विलियम जेनिंग्स ब्रायन ने, ठीक है। प्रभावी लेखन के क्षेत्र में किए गए शोधों ने मुख्य रूप से 4 महत्वपूर्ण चरणों की स्थापना की: योजना बनाना, लिखना, ट्रिम करना, जांचना। तो योजना क्या होता है, तो अच्छी योजना हमेशा लेखन को प्राप्तकर्ताओं की कल्पना करने। ये क्वेश्चन मत नहीं आएगा, क्वेश्चन नहीं बताएंगे इसको, फालतू का बस, अब जो इम्पोर्टेंट वही बताया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संचार प्रक्रिया में फीडबैक का क्या महत्व है। जहां पर संचार हो रहा है, संचार की प्रक्रिया आ रही है, वहां पर फीडबैक का क्या महत्व है। तो प्रतिपुष्टि, देखिए प्रतिक्रिया, तो इसको प्रतिपुष्टि प्रतिक्रिया या फीडबैक बोला जाता है, ठीक है। तो प्रतिपुष्टि या प्रतिक्रिया संचार प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और यह आमतौर पर संचार को सही दिशा में ले जाने के लिए आवश्यक होता है। इसका निम्न महत्व होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को मैं मैराथन क्लास दे रहा हूँ। आप लोगों को यदि मेरा यह वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग क्या करेंगे, आप लाइक करके मुझे प्रतिक्रिया देंगे, फीडबैक देंगे, जिससे मुझे क्या होगा, मुझे और अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने पढ़ाया, लोगों को समझ में आया, लोगों को अच्छा लगा मेरा वीडियो, उन्होंने लाइक किया, अब उनके लिए और अच्छे से काम करो। इससे क्या होता है, मतलब उत्साह बढ़ता है, ठीक है, कुछ सीखने को मिलता है। अभी आप डिसलाइक करेंगे तो मैं सोचूंगा कि मैंने अच्छा से नहीं पढ़ाया, तो डिसलाइक मत कर दीजिएगा, आप लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है। तो ये देखते हैं अस्पष्टता का साधन। तो देखिए संचार प्रतिक्रिया प्रतिपुष्टि का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है संचार में। यह संचार को सही दिशा में ले जाने के लिए आवश्यक होता है। इसके निम्न महत्व होते हैं। इससे पहला है स्पष्टता का साधन। तो प्रतिक्रिया व्यक्ति को उसके विचारों और भावनाओं को स्पष्टता से व्यक्त करने में मौका देता है, ठीक है। प्रतिक्रिया जो होता है, फीडबैक जो होता है, व्यक्ति को उसके विचारों और भावनाओं को स्पष्टता से व्यक्त करने में मदद देता है या मौका देता है। जब एक व्यक्ति दूसरों की प्रतिक्रिया को प्राप्त करता है तो उसे अपनी भाषा और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है, जो कि बात मैंने भी बताई, ठीक है। आगे जैसे आप कोई भाषण दे रहे हैं, वहाँ पे ताली बजा रहे हैं, वो क्या आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उससे कुछ होकर वो और अच्छे से भाषण देगा, ठीक है। समझते रहिए एक एक पॉइंट। आगे सुधार अवसर, तो यह अपनी गलतियों और कमियों को सुधारने का भी मौका देता है। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, नहीं समझ में आएगा तो आप लोग डिसलाइक करेंगे, नहीं अच्छी समझ में नहीं पढ़ा पाऊंगा तो, ठीक है। तो जैसे समझ लीजिए कोई कुछ बोल रहा है, उसकी बात आपको नहीं समझ में आई तो अपन उसके लिए नेगेटिव प्रतिक्रिया देंगे। कस्टमर वाला कॉल करता है आजकल तो बोलता है सर आपको 2 मिनट चाहिए, आप कृपया प्रतिक्रिया दें। यदि आप वहाँ पर उसकी बात से संतुष्ट नहीं होते तो 1 दबाते हैं, अन्यथा 5 दबाते हैं। आपने यदि 1 दबाया तो वह क्या होगा, उसको नेगेटिव फीडबैक मिला, मतलब वो सोचेगा कि मैंने कुछ गलती किया है, अब मुझे सुधार करना होगा। आप 5 स्टार देंगे तो क्या होगा, उसका उत्साह बढ़ेगा कि हाँ भाई मैंने अच्छे से बताया, अब और अच्छे से बताएंगे, ठीक है।
तो ऐसा इससे सिस्टम में होता है। कोई प्रोडक्ट लेंगे आप, उसमें 5 स्टार रेटिंग करना होता है। तो जो रेटिंग होता है ना, वो अभी फीडबैक होता है। ये जो 5 स्टार आप लोग रेटिंग करते हैं, 1 स्टार खराब होता है, 2 स्टार खराब होता है, 3 स्टार मिनिमम मतलब ठीक ठाक होता है, 4 स्टार थोड़ा अच्छा होता है, 5 स्टार बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो आप जब 2 स्टार किसी चीज़ को देते हैं, तो वह और चीज़ अच्छी तरीके से उसको सुधारने की कोशिश करता है। 5 स्टार देते हैं तो और अच्छी तरीके से उसको सुधारता है, ठीक है। मतलब यह है कि फीडबैक का हमारे जीवन में बहुत ही अधिक महत्व, कम्युनिकेशन बहुत अधिक महत्व है, जिससे सुधार का अवसर मिलता है। तो यह अपनी गलतियों और कमियों को सुधारने का मौका देता है। यह किसी व्यक्ति को उसकी गलती का पता नहीं चलेगा तो उसे सुधारने का कोई समर्थन नहीं हो सकता। आगे संबंध और साझेदारी को बढ़ाना, जब लोग एक दूसरे से सही तरीके से संचार करते हैं और प्रतिक्रिया देते हैं, तो इससे उनके बीच संबंध और साझेदारी मजबूत होती है। यह लोगों को एक दूसरे को समझने और समर्थन करने का मौका देता है। आगे विकास, तो प्रतिक्रिया के माध्यम से व्यक्ति अपने कौशल और कौशल क्षमता को बढ़ा सकता है और इससे सीखने का अवसर मिलता है। आगे विशेषज्ञता का पता चलना, तो जब व्यक्ति प्रतिक्रिया के माध्यम से दूसरे के राय और अनुभव को सुनता है, तो उसे यह पता चलता है कि अन्य व्यक्तियों में कौन कौन सी विशेषता है और उसमें कौन सी सीखने का अवसर मिलता है, ठीक है। आगे देखेंगे सार्वजनिक बोलचाल क्या है। तो सार्वजनिक बोलचाल या सार्वजनिक रूप से बोलना यह वह प्रक्रिया है जिसमें लोगों या लोगों के समूह को अर्थात श्रोताओं को संचित रूप से जानबूझकर इरादतन सूचित, प्रभावित या बातचीत में लगाना होता है। ये पब्लिक स्पीकिंग बोल सकते हैं इसको, ठीक है। सार्वजनिक बोलचाल प्रत्यक्ष रूप से दर्शकों के सामने किसी विषय पर भाषण देने का कार्य कौशल है। इसका महत्व और फायदा क्या है, तो सार्वजनिक बोलचाल से कम्युनिकेशन स्किल में वृद्धि होती है। यह स्वयं का आत्मविश्वास बढ़ाता है। कोई भी व्यक्ति संवाद की तुलना में कम समय में एक साथ बहुत सारे श्रोताओं तक पहुंच सकता है। व्यक्ति की विशेषज्ञता के बारे में पता चलता है। अपनी बोली से कोई भी व्यक्ति स्वयं को पसंद करने वाले अनुयायियों का आधार बन सकता है। यह लोगों को प्रभावित करने तथा प्रेरित करने का एक तरीका होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे संचार से आप क्या समझते हैं, संचार के प्रकारों के बारे में लिखिए। तो संचार शब्द लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस्ट से आया है, जिसका अर्थ होता है सामान्य, जो प्रदर्शित करता है कि जब हम आपस में एक दूसरे से बात करते हैं तो हमारा जो व्यवहार है वह समान रहे। या संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा 2 या 2 से अधिक व्यक्ति संदेशों या सूचनाओं के आदान प्रदान के साथ साथ उससे संबंधित अर्थों, भावनाओं तथा मतों, कर्तव्य, विश्वास एवं आपसी समझ इत्यादि का आदान प्रदान करते हैं। यह संचार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने विचारों एवं भावनाओं को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। या संचार को 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथा विचारों, सम्मतियों अथवा भावनाओं का विनिमय बोला जाता है। संचार को मुख्य रूप से 2 ही भागों में बांटा गया है, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, तो जब विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान बोलकर किया जाता है तो उसे मौखिक संचार या वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, जैसे आमने सामने बातचीत, वीडियो कॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, विजुअल कम्युनिकेशन आदि। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, जब शब्दों के बिना विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान होता है तो उसे अमौखिक संचार कहते हैं, ठीक है। जैसे चेहरे के भाव, शरीर की भाषा, इशारा आदि। इसमें अंतर क्या है, तो वर्बल में शब्दों का सीधा उपयोग होता है ताकि ये लोग उसके बातों को अच्छे तरीके से समझ सके, विचारों को। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में शरीर के भाव, चेहरे के भाव, हस्तक्षेप आदि को सही अर्थ निकालने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। आगे है, इसमें शब्दों का सीधा अर्थ होता है, ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन में शब्दों का सीधा अर्थ होता है और व्यक्ति को सही से विचारों को समझने में मदद मिलता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में व्यक्ति के भावनाओं को मानसिक स्थिति इशारा करने से विचारों को समझा जा सकता है। इसको मैंने बताया हुआ है, ठीक है। आगे देखेंगे ओरल प्रेजेंटेशन स्किल की होता है। एक प्रभावी ओरल प्रेजेंटेशन स्किल के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है, इंपॉर्टेंट आएगा एग्जाम में, ठीक है। मौखिक प्रस्तुति क्या है, मौखिक प्रस्तुति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति या समूह दर्शकों के सामने सूचनाओं और विचारों, भावनाओं को बोली जाने वाली भाषा के माध्यम से प्रस्तुत करता है। यह शिक्षा, व्यवसाय और सामाजिक जीवन सहित विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगी होता है। मौखिक प्रस्तुति के लिए प्रमुख तथ्य कौन कौन से हैं, क्या क्या करने चाहिए मौखिक प्रस्तुति करने के लिए, ओरल प्रेजेंटेशन के लिए। सबसे पहले प्लानिंग करना चाहिए। तो प्रस्तुति का विषय दर्शकों और प्रस्तुतकर्ता के लक्ष्यों के लिए प्रासंगिक होना चाहिए। जो भी आप प्रस्तुति के लिए, प्रोडक्ट लिए, कोई भी टॉपिक लिया हुआ है, लोगों के लिए प्रासंगिक होना चाहिए, प्रभाव डालने वाला होना चाहिए। प्रिपरेशन, तो प्रस्तुतकर्ता को अपने जो भी विषय उन्होंने लिया उस पर गहन समझ करनी चाहिए, गहन अध्ययन करना चाहिए, जिसके लिए उसे विषय अध्ययन पर ध्यान देना चाहिए। आ गया स्ट्रक्चर, तो प्रस्तुति में एक स्पष्ट शुरुआत, मध्य और अंत होना चाहिए और यह तार्किक क्रम में होना चाहिए, ठीक है। जो कम्युनिकेशन होता है इसमें स्पष्ट शुरुआत होनी चाहिए, मध्य और अंत होना चाहिए और यह तार्किक क्रम में होना चाहिए। आगे प्रैक्टिस,
तो अपनी प्रस्तुति का अध्ययन करना चाहिए, अपना जो भी प्रेजेंटेशन उसका अध्ययन करना चाहिए। आगे डिलीवरी, तो प्रस्तुतकर्ता को आत्मविश्वासी और उत्साही होना चाहिए। आवाज का स्वर, ठीक है, आवाज का जो भी स्वर होता है, क्या प्रिपरेशन, तो प्रस्तुतकर्ता को अपने विषय पर गहन समझ होनी चाहिए, जिसके लिए उसे विशेष अध्ययन करना चाहिए। प्रस्तुतकर्ता में एक स्पष्ट शुरुआत, मध्य और अंत होना चाहिए, और यह तार्किक क्रम होना चाहिए। मतलब जो भी आप बोल रहे हैं उसमें एक अच्छी तरीके का अंत होना चाहिए, अच्छी तरीके से शुरुआत होनी चाहिए और अच्छी तरीके का भाषण होना चाहिए। प्रैक्टिस, अपनी प्रस्तुति का अध्ययन करना चाहिए। डिलीवरी देखेंगे, मतलब आप लोगों तक पैसे पहुंचाएंगे। तो प्रस्तुतकर्ता को आत्मविश्वासी और उत्साही होना चाहिए, जो भी प्रस्तुत करता है उससे अपने ऊपर आत्मविश्वास होना चाहिए और उत्साह होना चाहिए उसके अंदर उसे बोलने की, ठीक है। आवाज का स्वर स्पष्ट और ऊंचा और विविध होना चाहिए, आप जो भी बोल रहे हैं उसका स्वर ऊंचा और विविध होना चाहिए। मतलब ओरल प्रेजेंटेशन, इसकी मतलब समझ रहे हैं, भाषण देना, मतलब मौखिक रूप से आप कोई भी बात बोलेंगे, ठीक है। प्रस्तुतकर्ता को दर्शकों के साथ आंख से आंख मिलाकर संपर्क बनाए रखना चाहिए। प्रस्तुतकर्ता को दर्शकों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार रहना चाहिए। कंक्लूजन, उसके बाद क्या निष्कर्ष निकलता है, तो इसके लिए फीडबैक लेना चाहिए। प्रस्तुतकर्ता को अपनी ताकत और कमजोरी का मूल्यांकन करना चाहिए। प्रस्तुतकर्ता को अपने भविष्य की प्रस्तुतियों के लिए अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए आवश्यकता या प्रतिक्रिया का उपयोग करना चाहिए। आगे देखेंगे ग्रुप डिस्कशन के बारे में। ग्रुप डिस्कशन क्या है, तो ग्रुप डिस्कशन जिसे जीडी बोला जाता है, एक प्रकार का मूल्यांकन होता है जो उम्मीदवारों की संचार, टीम वर्क, समस्या समाधान, विश्लेषणात्मक सोच और नेतृत्व कौशल का आकलन करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह प्रवेश परीक्षाओं, नौकरी के इंटरव्यू और अन्य चयन प्रक्रियाओं का हिस्सा हो सकता है। ग्रुप डिस्कशन के लिए आवश्यक बातें या आवश्यक शर्तें कौन कौन सी है, तो विषय की जानकारी, ग्रुप डिस्कशन में भाग लेने से पहले यह महत्वपूर्ण होता है कि आप चर्चा किए जाने वाले विषय के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी ले लें। आगे संचार कौशल, तो प्रभावी ढंग से संवाद करने में सक्षम होना महत्वपूर्ण होता है, जिससे स्पष्ट रूप से बोलना, सक्रिय रूप से सुनना और दूसरे के विचारों को सम्मान करना शामिल होता है। आगे टीम वर्क, तो ग्रुप डिस्कशन एक टीम का प्रयास होता है, इसलिए दूसरों के साथ सहयोग करके और एक आम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करने में सक्षम होना महत्वपूर्ण होता है। समस्या, तो समाधान कौशल, जटिल मुद्दों का विश्लेषण करने और रचनात्मक समाधानों के साथ आने में सक्षम होना महत्वपूर्ण है। आगे विश्लेषणात्मक सोच, तो जानकारी का विश्लेषण करने और तार्किक निष्कर्ष निकालने में सक्षम होना महत्वपूर्ण होता है। आगे नेतृत्व कौशल, तो ग्रुप डिस्कशन में अपने पहल करने, दूसरों को प्रेरित करने और समूह को लक्ष्य की ओर ले जाने में सक्षम होना चाहिए, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन के लिए क्या करना चाहिए, तो समय का प्रबंधन करना चाहिए, मतलब कम समय अपनी बातों को, मतलब अपना जो भी समस्या उसको समझ लेना चाहिए। सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए, तो चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए, अपने विचारों को दूसरे तक साझा करने चाहिए। उसमें दूसरों का सम्मान करना चाहिए, नहीं कि ग्रुप बना है तो आप आइए अपना बोलते चले जा रहे हैं, दूसरों का भी सुने। स्पष्ट और संक्षिप्त रूप से बोले, आप जो भी बोले उसको स्पष्ट बोले और संक्षिप्त रूप में बोले, मतलब छोटे शब्दों में बोलें। सकारात्मक रहें और उत्साह दिखाएं, सकारात्मकता की भावना होनी चाहिए और उत्साह दिखाना चाहिए। ग्रुप डिस्कशन के लिए क्या ना करना चाहिए, तो दूसरों को बोलने में बाधा नहीं डालनी चाहिए, अप्रासंगिक बातें नहीं करनी चाहिए, नकारात्मकता नहीं रहना चाहिए, व्यक्तिगत हमले नहीं करने चाहिए और शांत रहना चाहिए, ठीक है। पब्लिक स्पीकिंग हो गया है, मैंने बता दिया है, इसलिए नहीं बताएंगे। आगे देखते हैं कुछ और, बस ठीक है। तो हो चुका है खत्म आप लोगों का जो भी पूरा क्वेश्चन था, अभी तक मैंने जो भी बताया था सब क्वेश्चन लगभग खत्म हो चुका है, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा। वीडियो भी हो गया लगभग 1 घंटे का, ठीक है। और इसके बाद भी अभी 60 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा 1-2 वीडियो, तो आप लोग उन सभी वीडियो को भी देख लीजिएगा। और इस वीडियो से आप लोगों का इसी वीडियो से अच्छा खासा नंबर जो है वो आ जाएगा। और उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन आर्टिकल लिंक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।